देखो, हमने ये वाले पार्ट तक कर लिया था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, जो जितना आइडियल के पास होगा वो जितना ही आइडियल होगा, तो जितना दूर होगा वो उतना ही रियल होगा। यहाँ पर सबसे पास आइडियल के ये था, तो हमारा क्या हो गया, ये मेरा सबसे ज्यादा आइडियल होगा। सबसे ज्यादा आइडियल है मतलब क्या हो गया, ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही हमारा क्या होता है, आइडियल बिहेवियर शो होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाई टेम्परेचर कर्व मोर क्लोज टू आइडियल लाइन, तो T1 जो होगा मैक्सिमम होगा। ऊपर जब हमने डिफरेंट गैसेस के लिए भी किया था, जो जिसकी डिप जितना कम होगा वो उतना ज्यादा हमारा आइडियल होगा। ठीक है, और देखो अगला क्या आता है, रियल गैसेस होती हैं, उनकी हमें कंडीशंस पढ़नी है। ठीक है, करेक्शन एक तरह से मान लो जो करेक्शंस होती है। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखना, मेरा जो पी आइडियल है प्रेशर, वो बड़ा होता है पी रियल से। रीजन क्या होता है, ये पी क्या होता है, हमारा पी होता है जो हम वॉल के साथ टकराने की वजह से जो प्रेशर आता है वो होता है। लेकिन अगर रियल गैसेज होती है, रियल गैसेज में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है। तो अट्रैक्शन आने की वजह से मान लो ये मेरा एक बीकर, ठीक है, बीकर में मेरे दो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। अगर ये आइडियल होगा तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये वाला अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या, वॉल से टकराएगा बस। तो जितना वॉल से टकराएगा उतना प्रेशर हमारा ज्यादा बनेगा। लेकिन जब हमारा इनमें अट्रैक्शन आ जाता है, मतलब रियलिटी की तरफ चले जाते हैं ये, तो मेरा क्या होता है, इनमें अट्रैक्शन आ जाता है, तो वो उतना ही यहाँ पे जोर से नहीं टकरा पाते जितना उन्हें टकराना चाहिए। मतलब यहाँ पर उनका प्यार जो होता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, वो उसके यहाँ के टकराव को कम कर देता है। तो मतलब क्या होगा, पी आइडियल ग्रेटर देन पी रियल होता है। ठीक है, फिर आती है बात, इन दोनों को हम इक्वल कैसे करें। ठीक है, इक्वल करना है, ठीक है, तो वो हम एक पी करेक्शन ले लेते हैं जो होता है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, ए क्या होता है मेरा, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बोर्ड क्वेश्चन इस पे आता है, भी कराऊंगा तो मैं वहां दिख जाएगा। ये मेरा क्या होता है, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस या मेजर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो मेरा पी आइडियल देखो बड़ा था, तो मेरा क्या होगा, पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, जितनी ज्यादा होगी ए की वैल्यू उतना ही मेरा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना ही मेरा रियल कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ए मेरा जब मेजर ऑफ अट्रैक्शन है, तो जितना बड़ा ए होगा, ठीक है, उतनी मेरी अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही मेरा रियल कैरेक्टर होगा गैस। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं NH3CO2 और CH4, अब हम इनका देख चुके थे रियल सबसे ज्यादा कौन है, तो इसका मतलब क्या होगा, NH3 का ए सबसे ज्यादा होगा, फिर मेरा क्या आएगा CO2 का, फिर मेरा क्या आएगा CH4। ठीक है, अब बात आती है वॉल्यूम करेक्शन की। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन में क्या होता है, मेरा जो वी वंडरवॉल होता है वो क्या होता है, वी कंटेनर माइनस वी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब जो मुझे वॉल्यूम मिलेगी गैस को एक्चुअली में, वो तो वो होगी ना जो कंटेनर की, माइनस जो वो अपनी वॉल्यूम है वो माइनस करेंगे, वही वॉल्यूम कंटेनर की मिलेगी उन्हें घूमने के लिए। ठीक है, उसी को हम उसकी वॉल्यूम बोलते हैं। तो अब देखो ये जो मेरा वी फ्री आया वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वी है माइनस एन बी, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स की मेरी क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है। ठीक है, इस बी की वैल्यू क्या होती है, 4 × 4/3 πr³ इंटू एन एन ए। अगर मैं एक मोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक मोल के लिए डिफाइन होता है वैसे तो ये भी, तो मेरा क्या हो जाता है 4 × 4/3 πr³, ठीक है, इंटू एन ए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये 4 कहाँ से आया, ये तो हम समझ गए 4/3 πr³ कहाँ से आया, क्योंकि वॉल्यूम होता है उसका। ठीक है, तो ये 4 क्यों लगाते हैं आगे, देखो इसका रीजन बहुत सिंपल सा होता है। देखो ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जब चलेगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जब चलेगा, एक तो उसका रेडियस तो ये हो गया, ठीक है, उसका रेडियस ये है। ठीक है, जब वो चलेगा, वो देखो अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको आर और ऐड कर दूं, ठीक है, आर और ऐड, ठीक है, अगर एक सेम टू सेम ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो यहाँ पर अगर आएगा, अगर उसकी रेडियस क्या हो गई, उसकी रेडियस, उसका जो आर है, या मान सकते हैं अगर वो इस वॉल्यूम में आ गया, मतलब ये वाली वॉल्यूम में, ठीक है, इस वॉल्यूम में आ गया, तो उसका यहाँ से टकराव होगा ही होगा। मतलब ये दूसरे के साथ ना टकराए, मतलब क्या हो गया, अगर इसकी वॉल्यूम के जितना ये कोर में वॉल्यूम लूं, तो ही मेरा क्या होगा, मेरा जो वो एक वो है मॉलिक्यूल वो सीधा जा पाएगा। मतलब मुझे क्या, मेरा चाहे खुद का मॉलिक्यूल आ रहा है, लेकिन मुझे जो वॉल्यूम चाहिए चलते टाइम कि मेरे मेरे को कोई भी टच भी ना करे, ठीक है, वो मेरी कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाती है 2r। ठीक है, तो मेरा 2r हो जाता है, तो मेरा क्या बन जाएगा 4/3 π 2r का क्यूब।
ठीक है। तो मेरा वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से मेरा क्या आ जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब, ठीक है, 2r का क्यूब। फिर हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, ये मेरा एक पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जब मेरे यहाँ दो मॉलिक्यूल्स ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर मुझे एक के लिए निकालना है, ठीक है, पर मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, तो मेरा डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो जिससे मेरा ये 2 से एक 2 कट जाता है और मेरा यहाँ पर आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है। इतना वो नहीं है कि पता होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जाम में नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जो खुद जब चलेगा तो उसको इतनी खुला चाहिए कि वो उससे कोई टच ना हो, वो तब हो सकता है जब एक और आर का हम ऐड करते हैं उसकी रेडियस में, ठीक है। तो अब इसे देखो, इसके अंदर अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम एक्सक्लूडेड पर पेयर, अभी मैंने तुम बताया वो क्या है 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आया, ठीक है, मतलब यहाँ पर 2r था, ठीक है। लेकिन अगर मैं पर के लिए बात करूं, पर पार्टिकल, ठीक है, ये तो पर पेयर था, तो पर पार्टिकल के लिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक मोल के लिए बात कर रहे हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होता है, मेरा अगर बी बढ़ता है तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस भी बढ़ जाता है, ठीक है। बी के बढ़ने से एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ता है, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो गैस डिक्रीज हो गया, ठीक है। बी के बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो क्या बताता है, उनका ही साइज बता रहा है। तो मेरा क्या होता है, अगर ये वाला चीज बढ़ गई तो मेरी ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, मेरा एक्चुअल वॉल्यूम तो कम हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स का है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी क्या मेरा साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, सबसे बड़ा बी मेरा I2 के लिए होगा, फिर Br2, फिर Cl2, क्योंकि हमारा क्या हो गया सबसे बड़ा साइज इसका, तो मेरा क्या हो गया इसी का ही बी भी सबसे ज्यादा हो, ठीक है। ए मेजर किसका होता है, अट्रैक्टिव फोर्स का, ये किसका होता है, साइज। वैसे रिपल्सिव फोर्स को मेजर करता है, ठीक है, लेकिन हम इसमें हम साइज से देखते हैं, और उसमें हम देखते हैं कितनी हमारी पोलर मॉलिक्यूल है कितना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये बात का ध्यान रखना, O2 और N2 में, ठीक है, N2 बड़ा होता है क्योंकि तुम्हें पता है राइट टू लेफ्ट जाने में हमारा साइज डिक्रीज होता है, तो मेरा N और O है, ठीक है। तो बात का ध्यान रखना, बच्चे फटाफट उनको मोलर मास से देखने लग जाते हैं इसको, तो ध्यान रखना N2 बड़ा होता है O2 से, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा B of N2 विल बी ग्रेटर देन B of O2, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत कराते हैं, इसका ध्यान रखना। अब अगली बात क्या आती है, वंडरफुल गैस क्या होती है, ठीक है। इक्वेशन ये तुम्हें पता ही है, P प्लस ए बाई वी या an² / v² होता है, ठीक है। अगर हम एक मोल के लिए बात करें, V माइनस एन बी होता है यहाँ पर भी, ठीक है। अभी हम चलो एन बी लगा लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू NRT, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। अगर हम लो प्रेशर पे करेंगे तो लो प्रेशर पे इसकी वैल्यू देखो, इसको किसी तरह हम कैसे अरेंज कर देते हैं कि मेरा क्या बन जाए Z क्या होता है तुम्हें अच्छे से पता है, Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है। तो उसको रीअरेंज करके एट लो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, देखो यहाँ से तुम्हें 1 माइनस A/VmRT, और तुम्हें ग्राफ से भी याद करो, ग्राफ में हम क्या बनाते हैं लो प्रेशर में, मेरा ये मेरा क्या होता है आइडियल गैस की लाइन, ये मेरा नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। देखो लो प्रेशर में मेरा क्या आ रहा है, Z <1 ही आ रहा है। देखो यहाँ से भी कैसे आएगा, Z = 1 माइनस A/VmRT, तो ये भी Z <1 आएगा। हाई प्रेशर पे देखो, आई एट हाई प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, जो Z है वो ग्रेटर देन 1 हो रहा है। 1 मतलब कि देखो ये मेरा आइडियल गैस है, ये इसको हम अगर 1 मान ले, ठीक है, क्योंकि Z तो हमारा क्या होता है, रेशियो ही होता है, तो मेरा क्या हो गया 1 प्लस PB/RT, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट कई बार पूछा हुआ उसने लो प्रेशर पे क्या होता है, तुम्हें बस ये ध्यान रखना लो प्रेशर पे 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस होगा, ठीक है। हाई प्रेशर पे 1 से बड़ा होता है तो 1 प्लस होगा, ठीक है। वो PB/RT और A/VmRT वो गिवन ही देगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं, बस तुम्हें ये पहचानना है कि कम होगा या ज्यादा। अब अगली क्या होती है, इसकी लिमिटेशन है कुछ, ठीक है। ए और बी जो होती है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती, ठीक है। वो क्या ए एंड बी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस ओनली बट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, मतलब नोट यहाँ पर नोट आएगा, ठीक है। ए और बी जो होते हैं वो खाली नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसका इतना वो नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं होती ये चीज इतनी, ठीक है। अब बात आ रही है इन दोनों के ग्राफ कैसे बनते हैं पीवी, तो ये बात ध्यान रखना, आइडियल का थोड़ा सा ऐसे बनता है और रियल का थोड़ा फ्लैटन सा बनता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, देखो अगर मैं दोनों को इकट्ठे एक ही ग्राफ पे बनाऊं तो मेरा आइडियल का कैसा होगा, देखो ये, और रियल का मेरा कैसा हो गया ये वाला, ठीक है। देखो अगर हम लो प्रेशर पे बात कर रहे हैं, लो ये मेरा हाई प्रेशर हो गया, ठीक है,
ये मेरा क्या हो गया हाई प्रेशर, फिर मेरा क्या हो जाता है डेविएट होता है, लो प्रेशर पे वो एक टाइम पर मिल जाता है। मतलब क्या हो गया देखो, एट लो प्रेशर z लेस देन 1 है, ठीक है, और एट हाई प्रेशर z ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा, देखो जब मैं हाई प्रेशर पे बात कर रहा हूँ, हाई प्रेशर पे मेरा क्या हो रहा है, वी रियल क्या हो रहा है मेरा बड़ा है, ठीक है। और अगर मैं लो प्रेशर पे बात करूँ, वी आइडियल बड़ा है, ठीक है, वो तुम्हें पता ही है, तो उस पर इतना जाने की जरूरत है नहीं। अब बात आ रही है, देखो इनका ग्राफ थोड़ा सा याद रख लेना, H2 और हीलियम का आइडियल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है, बनता कर्वी है, मतलब मटकता हुआ कर्वी है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा उससे ऊपर थोड़ी हाइट में होता है। अगली बात आती है अब विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या याद रखना है बता देता हूँ, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, कि वो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें पूछे। देखो तुम्हें क्या समझना है, ये एक उसने अपनी एक इक्वेशन दे रखी है विरियल ने, ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ते हैं एक वंडरवॉल इक्वेशन, ये विरियल इक्वेशन है, ठीक है। तो विरियल इक्वेशन में देखो, अगर मेरा आइडियल होगा तो आइडियल मतलब मेरा z1 होता है, वो तो चेंज नहीं होगा, तो ये मेरा सारा कुछ क्या हो जाएगा जीरो, मतलब z इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, नो इंटरेक्शन, ठीक है। अगर मैं लो प्रेशर पे बात करूंगा, तो लो प्रेशर में मेरा क्या हो जाता है, देखो लो प्रेशर पे मेरा ये आगे हम कन्वर्ट कर देते हैं, उस पर डेरिवेशन पे नहीं जाना, वहां से मेरा जो मेन चीज आती है वो क्या आती है, बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर को याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जहां पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, और ये होता है A/RB, ठीक है। तो इसको याद रखना, अच्छे से याद रखना, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको भूल मत जाना, बॉयल्स हो गया, क्रिटिकल हो गया, ठीक है, उनमें क्या रिलेशन होता है, ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्या आता है मेरा, अगर मेरा टीबी बड़ा है, मतलब बॉयल्स टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो मेरा है उससे बड़ा है, तो मेरा भी अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे, ठीक है। अगर मेरा टेम्परेचर टीबी से बड़ा हो गया तो उसमें मेरी पल्सिव फोर्सेज आ जाती है, ठीक है। अब देखो एक बर्थलोट इक्वेशन भी होती है, बर्थलोट इक्वेशन में बस क्या हो जाता है, वो बिल्कुल वोंडरवॉल इक्वेशन की तरह होती है, तो वो क्या होता है पी प्लस ए, यहाँ पर हमारा क्या होता था ए बाई वी एम स्क्वायर, वहां पर एक टी ऐड हो जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ध्यान रखना बर्थलोट इक्वेशन कई बार वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है क्या है, तो तुम्हें क्या रखना वंडरवॉल इक्वेशन की तरह ही है, बस यहाँ पर बस एक टी ऐड हो जाता है, ठीक है। और ए और बी को यहाँ पर हम बर्थलोट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, वहां वंडरवॉल बोलते हैं बर्थलोट। अगली है डाइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, वो ये है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी इक्वेशंस याद करने को मैं फोर्स करूंगा, ठीक है, जोन सी तुम कर सकते हो, विरियल तो पक्का कर लेना, ठीक है, बर्थलोट भी। डाइलेक्ट्रिक देख लो, कई बार बाई चांस अगर आ जाए, लेकिन ये बात ध्यान रखना टीबीएम किसी से भी निकाले आंसर A/RB ही आएगा, क्योंकि वो तो टेम्परेचर तो चेंज होने नहीं वाला, तो ये जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। अब जो अगली चीज आती है वो क्या, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। तो पहले समझो क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है। मेरा क्या होता है, ये मान लो क्रिट सर्टेन एनर्जी है, कुछ एनर्जी है, ठीक है, वेपर और मेरी गैस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों होते तो गैसियस ही है, बस ये लगा लो कि एक सर्टेन एनर्जी से हाई वाले को हम गैस बोल देते हैं, उससे नीचे वाले को हम वेपर बोल देते हैं, ठीक है। गैस और वेपर में क्या फर्क है, बस एनर्जी का फर्क है, ठीक है तो अब वो गैसियस स्टेट में ही, ठीक है, बस एनर्जी का फर्क है। और इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, इसी को हम टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर अबाउट विच अ गैस कांट बी लिक्विफाइड, ठीक है। इस टेम्परेचर से ऊपर हमारी गैस कभी लिक्विफाई हो ही नहीं सकती, चाहे हम जितना मर्जी प्रेशराइज कर ले उसको। मतलब क्या हो गया, एक बार अगर बंदा बिगड़ गया, बिल्कुल पूरी तरह बिगड़ गया, तो उसको हम जितना मर्जी प्रेशराइज कर ले घर वाले, वो ठीक होना उसका नामुमकिन ही होता है, ठीक है। तो यही बात है कि ये ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हम प्रेशर लगा ले, मतलब जितना मर्जी जोर लगा ले, हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बाद उनके बीच का अट्रैक्शन ही खत्म हो जाता है, मतलब मोह माया ही खत्म हो गई, ठीक है। तो देखो ये मेरा क्या बन गया, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने बता दिया गैस होता है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर वेपर होता है, ठीक है, बस ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है उनका। हमें अब समझना है कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही मेरा ईज होगा लिक्विफिकेशन में, तो ये बात ध्यान रखना, जितना हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक गैस ले रहा हूँ 400 केल्विन और एक गैस ले रहा हूँ 800 केल्विन, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है गैस बी, ठीक है, जो गैस बी है मेरी वो क्या हो जाएगी, इजीली लिक्विफाई। तो ये बात ध्यान रखना,
जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही मेरे लिए इजी होगा लिक्विफिकेशन करना, ठीक है। मतलब क्या हो गया देखो, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करूंगा नीचे से, ठीक है, ये मेरा 400 है, ये मेरा 800 है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मेरा 400 वाला तो भाई उससे बाहर, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वो तो भाई अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब लेकिन जो 800 वाला है उसका अभी मैं देर तक पहुंचूंगा 800 तक, तो उससे मेरा क्या होगा, जो मेरा ये है, ये मेरा क्या हो जाएगा, इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इसको क्रॉस कर चुके हैं, इसको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही हमारा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन होगा, मतलब जो बी गैस है उसका हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर है तो वो जल्दी हो जाएगी लिक्विफाई, ठीक है। अब अगला क्या आ जाता है, छोटा सा पार्ट है, एंड्रयूज आइसोथर्म, ठीक है। तो एंड्रयूज आइसोथर्म क्या है हमारे, देखो अब क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, गैस को हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। मतलब क्या होता है, हम अगर जैसे जैसे देखो ये प्रेशर और वॉल्यूम का वो बना हुआ कर्व, ठीक है, तो पहले क्या होता है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता जा रहा है, ऐसा पॉइंट आ जाता है वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, फिर वो दोबारा से बढ़ता जाता है, ठीक है। अभी सारा लिक्विड बन गया, तो जैसे जैसे अब हमारा क्या होता जा रहा है, हम हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो ये क्या होता जा रहा है, मेरा ये वाला कर्व पॉइंट बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, और जो ये वाला था इक्विलिब्रियम वाला वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है, ये आगे फिर से लिक्विड आ गया, ठीक है, ये मेरा आगे वेपर, और ऊपर जाके मेरा ये जो ये वाली पार्ट था वो इतना छोटा हो गया, एक पॉइंट जितना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। उसके ऊपर मेरी सारी की सारी हमेशा वेपर की फॉर्म में रहेगी, ठीक है। वही चीज है जो भी हमने, बस इसको एंड्रयूज आइसोथर्म बोलते हैं। तो अगर कोई बोल दे पहचान दो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट ढूंढ लेना जहां पर एक हल्का सा डिप आ रहा हो, ठीक है, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। हमें ये चीज पता चल गई, क्रिटिकल पॉइंट पे डीपी बाई डीवी 0 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई वो स्लोप नहीं है, तो एक तरह डीपी बाई डीवी 0 हो गया, ठीक है, तो डी स्क्र पी बाई डीवी स्क्र भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम उसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास मोलर वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के एक एक रिलेशन आएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो मुझे भी पता होना चाहिए वीएम का फॉर्मूला क्या है, टीसी का फॉर्मूला क्या है और प्रेशर का क्या है, ठीक है। ये मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ठीक है, एंड्रयूज आइसोथर्म से। तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा इनमें, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरी जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 1 से छोटी आ रही है, छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए अगर डायरेक्ट भी आ सकता है, एंड्रयूज मतलब सीओ के लिए, इसके अंदर जो होता है मेरा CO2 के लिए, वो क्या होता है मेरा, जेड की वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है 0.37, ठीक है, जो कि लेस देन 1 होती है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, याद करो ये वाला कर्व जो था, ये वाला नीचे जाने पे अट्रैक्टिव फोर्सेज, मतलब क्या हो गया, इसको अब हम लिक्विफाई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगला क्या आता है, मोलिकुलर कोलिजन्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अगर मुझे फ्री पाथ निकालना है, ये मेरा लैम्डा क्या होता है, फ्री पाथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो z क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, z एक तरह से डिस्टेंस ही है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड को मैं अगर ले लूँ पर यूनिट टाइम में, तो वही मेरी वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, u बार, ठीक है। तो बात का ध्यान रखना, ये u बार नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको हम z बोलते हैं, ठीक है। अब हम u और z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू क्या होती है, ये तुम्हें याद रखनी ही है, ठीक है, याद रखना। z की वैल्यू क्या होती है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा मेरा क्या है, वो जो मूव कर रहा है, ठीक है, गैस, उसका यहाँ पर क्या है, रेडियस, ठीक है। ये u क्या है मेरा, वेलोसिटी, और ये n स्टार क्या है मेरा, n/v नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरा लैम्डा क्या आ जाएगा, u बाय दिस, तो u से एक u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बचेगा क्या, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार, ठीक है। और ये जो n स्टार है, ठीक है, n स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p/t के, ठीक है। ये तुम्हें पता ही होगा, देखो याद करो, n स्टार मेरा क्या होता है, क्या होता है, PV इजिकल टू NRT लगाते हैं, ठीक है, NRT, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं किससे, n/na से, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं v को इसके नीचे ले जाऊंगा, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा n/v, ठीक है, और उसी को हमने n स्टार बोला है, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा n जो होगा, n स्टार जो होगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके प्रेशर के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब टेम्परेचर के, ठीक है, और जो मेरा लैम्डा होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वो इसका z का रिवर्स होता है। देखो ध्यान दो, नीचे देखो, ये मेरा नीचे आ रहा होता है, ठीक है, z, तो वो मेरा लैम्डा जो हो जाता है बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि इस पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं इसके लिए एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं रेशियो निकाल लूँ, ठीक है, तो रेशियो निकालने पे मेरा क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर में मैं बात कर रहा हूँ, तो λ1/λ2 मेरा क्या हो जाएगा, पी से पी तो कांस्टेंट हो गया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा T1/T2 पे, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करूंगा तो मेरा P वाली टर्म आ जाएगी P2/T1, ठीक है। और अगर मैं Z के लिए बात करूंगा, ठीक है, Z के लिए, ये मेरी लैम्डा के लिए थी, ठीक है, तो लैम्डा के लिए मेरा क्या हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√T। तो तुम्हें ये दोनों रिलेशंस याद रखने हैं, ठीक है, कि लैम्डा मेरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और z किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये मेरा थ्योरी पार्ट तो ओवर हो गया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, अपनी नोटबुक उठा लो जिसमें तुम सोल्व करके मुझे बताओगे, ठीक है। देखो फर्स्ट अभी हम करेंगे, तो पहले सबसे पहले सेकंड देख लो, ठीक है। सेकंड में तो तुम्हें पता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछा है, आइडियल गैस लो के हिसाब से हमारा वो सब कब शो करेगा ये तुम्हें पता ही है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा हो गया डी हो गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये तो सीधी सी बात है, किसी को भी आइडियल बनाना है तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होना चाहिए। अगला क्या, आइडियल गैस से सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी, और हमें पता है, हमने कल चीख चीख के पढ़ा था, NH3 सबसे ज्यादा पोलर होता है इन चारों में, ठीक है। क्वेश्चन भी है उसी से रिलेटेड ही हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर बी। अब बात आती है फर्स्ट की, ठीक है। फर्स्ट में कल किसी को डाउट आ रहा था, तो जब मेरे से पूछ रहा था कि सर कैसे करता है, तो ये क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हारे डाउट सोल्व कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट का बता दो, वैसे अब देख लिया होगा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो मैंने क्या लिया, इक्वल मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिए, ठीक है, उनको मैंने कंटेनर में रखा, ठीक है, with a pinhole through which they can escape. What fraction of escape in the time required for 1/2 of the hydrogen, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, एक डब्बा लिया, ठीक है, दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, छोटा सा, मैंने यहाँ पर O2 और H2 के इक्वल मोल्स लिए, दोनों को बिठा दिए। अब मुझे क्या देखना है, इतने टाइम में मेरा H2 आधा यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी हाफ है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स एक दिन में हो गया था उस, क्योंकि उसका तो ज्यादा वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, वो एक दिन में हो गया था। बाकी फिर भी मैं एक दिन और लेके उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा और, ठीक है। उसके अंदर हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे क्योंकि वो टाइम हो गया था, ठीक है। मैं एक दिन में, जिस दिन कोई दूसरा चैप्टर करेंगे ना छोटा सा, उसके अंदर उसके क्वेश्चन भी और ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, तो मेरा O2 मेरा इतनी देर में कितना इधर गया, ठीक है। O2 मेरा जितनी देर में हाफ ये इधर गया, उतनी देर में मेरा O2 कितना जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। O2 मेरा भारी है, ठीक है, ये कम ही जाएगा, ठीक है। ये अगर आधा गया है, ये आधे से तो कम ही जाएगा, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। मोटा भारी इंसान है, उसको टाइम लगेगा ही जाने, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ईच गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के कितने मोल्स मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तुम मान भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हाफ ही लेना है, ठीक है, रेशियो निकालना है वैसे, ठीक है। तो मेरा कितना हाइड्रोजन गैस गई है, ठीक है, 1/2x, ठीक है। अगर टोटल एक्स है तो 1/2x चलेगी। तो अगर मैं रेट निकालूंगा, रेट मेरा क्या होता है, जनरली जो फॉर्मूले से आता है वो तो यही होता है, अंडर रूट मोलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, ठीक है। ये हो गया जो ग्राम फ्लो ने दिया था, ठीक है, ग्राम फ्लो ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये होगा जो हम नॉर्मल यूज करते हैं N/T, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन अपॉन T, ठीक है, रेट ही निकालना है, तो रेट क्या हो जाएगा, कितने मोल्स उधर गए, हमने कल फॉर्मूला किया था, और नीचे क्या हो जाएगा, कितने हमारे मोल्स ऑफ H2 गए, ठीक है। ये तो मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है, ये मुझे पता है कि भाई ये तो x/2 गए, ठीक है। टाइम दोनों का सेम होगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मुझे निकालने हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको क्या ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो मेरा क्या बन जाएगा,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें अपना ही पेशेंस नहीं हारनी। लोग इसमें पेशेंस हार जाते रहते नहीं, क्यों? ऐसा तो होता नहीं क्वेश्चन पेशेंस हारने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, ये मेरा कैंसिल आउट ही हो चुका है। ये मेरा x/2 है, तो ये मेरा यहाँ पर जाकर कितना हो जाएगा, 1 बाय, यहाँ पर सॉरी 1/8x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x तो मेरा टोटल था, उसका 1/8 गया, मतलब क्या हो गया, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन जो मेरा इसका निकला है वो 1/8 होगा। ये तो सीधी सी बात थी, जब वो हाफ निकल रहा है तो ये तो हमें पता ही था, O2 जो है उसका कम ही निकलेगा, क्योंकि वो मोटा भारी इंसान है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। सेकेंड और थर्ड हो गया। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, रेट की दोनों टर्म्स को इक्वेट कर देना, ये वाली टर्म्स। ठीक है, इक्वेट करो, अपने आप रास्ता तुम्हें दिखता जाएगा, ये कट जाएगा, ये तुम्हें पता है, ये निकालना है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो क्वेश्चन तो बस एक वेरिएबल है, उसको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी तुम्हें दिखेंगे। ये बता दो, सिक्स वाला, सिक्स कर दो। Certain gas takes 3 times as long to diffuse out as helium. Its molar mass will be। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक गैस ने 3 गुना ज्यादा टाइम लिया जितना हीलियम लेती थी। ठीक है, तो उसका मोलिकुलर मास बताना है कितना होगा। तो देखते हैं क्या है इसका। देखो आंसर बी है, बहुत बढ़िया। तुषार एक बार चेक करो कि कहाँ गलती की थी आपने। ठीक है, देखो इसके अंदर पूरे डिटेल्ड में दे रखा है, ऐसा नहीं है कि इतने देर लगा के करना है, तुम्हें आता ही है, तुम शॉर्टकट जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही करो। तुम्हें इतने ये थोड़ी लिखने, तुम्हारा क्या हो जाएगा सीधा V1/T1, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, हमें कौन सा टीचर को दिखाना है वहां पर, हमें तो खुद सोल्व करना है। ठीक है, अगर उन दोनों की, देखो उन्होंने बोला इसको इतना टाइम लग रहा है उसको कम, मतलब क्या हो गया, हमने वॉल्यूम का दोनों सेम लिया। ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो गया। अब बस मेरा ये बचा, तो करना क्या था, कुछ भी नहीं। एक का टाइम तुम्हें पता है, तुम्हें दे रखा है कि उससे 3 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ T1, ये तुम्हें पता है। ठीक है, ये तुम्हें पता है क्योंकि दोनों का रेशियो गिवन है। ये तो, मुझे क्या ये नहीं पता, सॉरी ये निकालना है, ये पता है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट M2 की वैल्यू निकाल लो, तो M2 36 आ जाएगा। ठीक है, अब सेवंथ बता दो फटाफट, सेवंथ में क्या होगा, बहुत सिंपल है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आंसर आना चाहिए पढ़ते ही। ठीक है, रियल गैस के लिए हमें दे रखी है वंडरवल इक्वेशन, और मुझे अब क्या बताना है, फर्स्ट और सेकंड है, इनके बीच में मुझे बी का एक तो ऑर्डर बताना है, और सेकंड सेट के लिए ए का बताना है। ये तो इजी से है, मुझे क्या बस ए और बी के ऑर्डर में लगाना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ए क्या होता है, जितना ज्यादा हमारा रियल होगा उतना ही ज्यादा ए होगा। बी क्या होता है, साइज के बेसिस पे। ठीक है, तो पहले में हमें किसके बेसिस पे करना है, ए वाले को हमें साइज के बेसिस पे, साइज तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा CO2 का होता है, फिर O2 का होता है, फिर बताओ किसका होता है। इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा इसका। देखो उसने हमने क्या पूछा है, बी, पहले वाले में बी के ऑर्डर में बताना है, बी मतलब साइज। देखो तो साइज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मेरा, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन से मेरा बड़ा मॉलिक्यूल होता है हीलियम का। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, कोई बात नहीं हो जाती है, बस वहीं से हमें सीखना है। ठीक है, हीलियम का साइज क्या होता है, मेरा बड़ा होता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो मेरा सबसे कम होगा हाइड्रोजन का, फिर हीलियम, फिर ऑक्सीजन, और फिर CO2। ठीक है, तो ये सी में है। ठीक है, और अब इन तीनों में सबसे ज्यादा रियल कौन है, क्योंकि हमें ए देखना है, तो सबसे ज्यादा रियल है मेरा CH4। ठीक है, उसके बाद हम मोलिकुलर मास देखेंगे। ठीक है, तो वो O2 फिर H2, तो मेरा क्या बन जाएगा, CH4 O2 H2, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। एट्थ नाइन हमने क्या लिया है, इक्वल वॉल्यूम्स लिया। ठीक है, टू मोनोएटॉमिक गैसेस की, ए और बी, जिनको हमने सेम ही टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे मिक्स किया। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है, सिंपल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, मोनोएटॉमिक का क्या होता है, उससे CV निकल जाएगा, CP उसमें R प्लस कर देना, और फिर रेशियो निकाल लो। नाइन्थ में क्या पूछा है उसने, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज डबल। डायरेक्ट वॉल्यूम जो हमारा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √8RT/पाई एम, उससे हमें क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर के अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब तुम ये बता सकते हो कि क्या होगा। एट्थ और नाइन्थ बता दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, ये तो बस। अच्छा एट्थ में सोल्व कर रहे हो, ठीक है करो, एट्थ तो सोल्व करो, वरना तुम ये तो, अगर तुम्हें याद है CP/CV की वैल्यू, कुछ आइडिया है, तो तुम वैसे भी कर सकते हो। देखो एट्थ में तो कुछ भी नहीं करना हमें, यही देख लो। ठीक है, देखो CV हमें निकालना आता है, तो CV मेरा क्या हो जाएगा देख लो,
मेरा क्या होता है 3n होता है, ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो मेरा क्या बन गया 3। तो मतलब क्या हो गया, मेरी इसके अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक के अलोंग हाफ आर टी होता है, मैंने करवाया था, तो 3/2 आर टी आ जाएगा, ठीक है। तो 3/2 आर टी आ गया, ठीक है। अगर सी भी निकालेंगे तो वो 3/2 आर हो गया, ठीक है। आर टी मेरा तब आता है जब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो, ठीक है। सी भी आ गया, और सी पी क्या हो जाएगा, उसमें आर और ऐड कर दो, ठीक है। तो दोनों का जब रेशियो निकालूंगा तो 1.67 आ जाएगा। नाइन्थ में डायरेक्ट ये था, देखो अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मेरा डबल हुआ है तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 1.414, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। एट्थ का आंसर बी डी, ठीक है। नाइन्थ और एट दोनों का डी हो जाएगा। अब अगला टेंथ का बता दो, टेंथ क्वेश्चन कर दो सर। अपनी स्पीड बढ़ाने का मतलब एक तरह से ये समझ लो तुम पहले कर भी रखा है, तो एक बार स्पीड बढ़ाने का मौका है तुम्हारा एक तरह से, कि तुम कौन जल्दी आंसर देते एक दूसरे से। अगर अभी सीख रहे हो तो फिर कोई ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें आता है, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो तुम बस अच्छे से करो, ठीक है। उसने मुझे क्या बोला, दो गैसेज है, ठीक है, जिनकी सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, 20 और 10 सेकंड में। मोलर मास ए का गिवन है, बी का निकालना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया ऊपर वाले जैसा। अंडर रूट T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा। इसमें इतनी देर क्यों लगा रहे हो, डायरेक्ट अभी हमारा ये तो ऊपर वाला सेम ही हो गया, इसमें तो मैं समझाने का भी वो नहीं है। देखो क्या हुआ, मेरा रेट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। मुझे पता है सेम वॉल्यूम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टी TB/TA इज इक्वल टू अंडर रूट MB/MB, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। पहले हमेशा जनरल से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद काट दो कि ये तो सेम है तो कट गया, ठीक है। बस इसको एक की वैल्यू निकालनी है, इसकी पता है, इसकी भी पता है, और इसकी भी पता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12.22, ठीक है। सिंपल था ये। अभी हम इसके जैसा क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं, मतलब खुद देखो कि इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, पहले ये क्वेश्चन आना होता है और उसमें भी ये वाला टाइप कितना ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइप। अगला कर दो ट्वेल्थ, ठीक है। ट्वेल्थ बहुत ही मतलब एक तरह से ऐसा है कि इतना ईजी है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ट्वेल्थ देखो उन्होंने क्या बोला है, अ बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर दिस एंड प्रेशर दिस, ठीक है। इफ द बबल rises to the surface when the temperature is this, pressure is this, what will happen to the volume, ठीक है। वॉल्यूम को क्या होगा उसकी, तो देखो इसके अंदर डायरेक्ट लगना है P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ठीक है, डायरेक्ट लगना है। तो देखो मुझे क्या गिवन है, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है V2/V1 निकालना है, मतलब कि कितने फैक्टर से कम हुआ या बढ़ा। तो मुझे ये पता है, ये पता है, ठीक है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो मैं क्या V1/V2 इन दोनों का रेशियो आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होगा, देखो इन्होंने देखो V2/V1 का ही देखो, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, V2/V1 की वैल्यू आ जाएगी 1.6, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर। ग्रेटर कैसे होगी, देखो मेरा V2/V1 आया, मतलब जो V2 है वो मेरा बड़ा है V1 से, तो मतलब वॉल्यूम विल बी ग्रेटर बाय अ फैक्टर 1.6, ठीक है। विशाल एक बार देख लो आपने इसका आंसर बी कैसे कर दिया, ठीक है, ए होगा इसका। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बस, बाकी ठीक ही क्या होगा, ठीक है। अब देखो 15 बता दो, ये तो बस ऐसा आना चाहिए कि विद इन अ सेकंड तुम बता दो, ठीक है। ये बता दो मुझे 15th, if the gas is expanded at constant temperature it indicates that, ठीक है। टेम्परेचर गैस को हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है 15th का। देखो ये तो तुम्हें पता ही है, अगर मैं गैस को एट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या पता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, क्यों, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। 18 बता दो, ये भी सिंपल से है। अगर मैं सेम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ और मोलर काइनेटिक एनर्जी मतलब पर मोल के लिए बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है अगर मैं एक ही मोल के लिए दोनों की बात कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये ए। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा इस केस में ए। बात ध्यान रखना,
अगर मैं बोल देता यहाँ मोलर की बात ना करता, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ भी बोल देता इसका 2 मोल इसका 1 मोल, तो ये सेम नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमने मोल डिफरेंट कर दी, पर मोल के लिए सेम होती है, ठीक है। 23rd बता दो, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, या सेकंड लास्ट, 23rd बता दो फटाफट। उन्होंने क्या बोला है, डाल्टन्स लॉ किस पर एप्लीकेबल नहीं है, मूव्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो रिएक्टिव करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसमें देखो ये होगा, क्योंकि जो Cl2 है O2 क्या है, वो रिएक्ट करके मेरा क्या SO2 Cl2 बना देते हैं, ठीक है। तो जब गैसेस नॉन रिएक्टिंग होती है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर तभी लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 24th में क्या है, आइडियल गैसों पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन, बिकॉज हम उस पर अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, आंसर चलो देख ही लिया होगा तुमने, ठीक है। उनको हम लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होते हैं, इस वजह से हम उसको लिक्विफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 24th का, ठीक है।